सास ने माइक पर कहा, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं, यह ले अपना टिकट। मैंने भी वो राज खोला कि पूरी महफिल देखती रह गई। वो टिकट किसी छुट्टी का नहीं था, वो टिकट था हरिद्वार के एक आश्रम का, और वो भी वन वे, यानी जाने का, वापस आने का नहीं। मेरे चारों तरफ सजे हुए गेंदे के फूल, चमकती हुई लाइटें और शहर के बड़े बड़े लोग अचानक धुंधले पड़ गए। जिस मंच को मैंने अपनी मेहनत से सजाया था, आज वही मंच मेरे अपमान का तमाशा बन गया था। सामने मेरी सास सावित्री देवी खड़ी थी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी विनय मुस्कान थी। मेरे ससुर दीनानाथ जी अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे, उनकी नज़रें झुकी हुई थी, और कोने में मेरा देवर सुरेश ने अपनी नई नवेली पत्नी के साथ खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हॉल में सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ गूंज जाए। 5 साल, पूरे 5 साल मैंने इस घर को, इस व्यापार को अपना और इस परिवार को अपने खून पसीने से सींचा था, और आज मेरे सास ससुर की 50वीं सालगिरह पर मुझे इनाम में क्या मिल रहा था? घर से निष्कासन। लेकिन वो भूल गए थे कि मैं वो कावेरी नहीं हूँ जो 5 साल पहले एक डरी हुई विधवा बनकर इस घर के कोने में रोती थी। मेरी मुट्ठी में वो लिफाफा था और मेरी आंखों में वो सच, जो अगर बाहर आ जाता तो इस खानदान की इज्जत के चिथड़े उड़ जाते। कहानी की शुरुआत आज से ठीक 20 दिन पहले हुई थी। मैं अपनी केबिन में बैठी थी। हमारा साड़ियों का पुश्तैनी कारोबार था, रॉयल सिल्क। मेरे पति विनय के जाने के बाद यह डूबने की कगार पर था। विनय की मौत के बाद दीनानाथ जी को लकवा मार गया था, और सुरेश सुरेश को सिर्फ पैसे उड़ाना आता था, कमाना नहीं। तब मैंने अपनी चूड़ियां बेची, गहने गिरवी रखकर फैक्ट्री में दिन रात एक कर दिया, कर्जदारों की गालियां सुनी, लेबर की हड़तालें संभाली, और आज 5 साल बाद रॉयल सिल्क शहर का सबसे बड़ा नाम था। उस दोपहर मुनीम जी, वो हमारे अकाउंटेंट थे, पुराने अकाउंटेंट थे, मेरे पास आए। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से एक फाइल मेरी मेज पर रखी। बहू रानी, मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने रुंधे गले से कहा। दीनानाथ जी और माता जी ने मुझसे ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए हैं। मैंने फाइल खोली, उसमें वसीयत के नए कागजात थे। रॉयल सिल्क का मालिकाना हक, जो अब तक ट्रस्ट के नाम पर था, उसे पूरी तरह से सुरेश के नाम किया जा रहा था। और मेरे लिए एक क्लॉज था। कावेरी को जीवन भर गुजारा भत्ता के रूप में 5,000 रुपये महीने दिया जाएगा, बशर्ते वो घर के कामों में हाथ बटाए। 5,000 रुपये और घर का काम, यानी मुझे मालकिन से नौकरानी बनाने की तैयारी हो चुकी थी। मैंने मुनीम जी की तरफ देखा। ये कब हुआ? कल रात। उन्होंने बताया, सुरेश बाबू ने कहा है कि सालगिरह की पार्टी में इसकी घोषणा होगी। उनका प्लान है कि आपको समाज के सामने त्याग की देवी बताकर काशी या हरिद्वार भेज दिया जाए। वो कहेंगे कि विनय के जाने के बाद अब कावेरी का मन मोह माया से उठ गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मोह माया! मैं 32 साल की थी। मैंने अपनी जवानी इस बिजनेस को खड़ा करने में लगा दी, और ये लोग मुझे सन्यासी बनाने पर तुले थे। मैंने मुनीम जी से कहा, आप रोइए मत काका, आपने मुझे बता दिया, यही बहुत है। बस एक काम कीजिए, जो मैं कहूँ वैसा ही कीजिए। उस रात घर पर डिनर टेबल का माहौल बहुत खुशनुमा था। सावित्री जी बड़े प्यार से मुझे खीर परोस रही थी। अरे कावेरी, थोड़ा और ले, तूने ही तो इस घर की रौनक बचा रखी है, वो मीठा बोल रही थी। लेकिन उनकी आंखों में मैंने वो छल देख लिया था जो मुनीम जी ने बताया था। सुरेश ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, 50वीं सालगिरह की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा का सपना है कि ये पार्टी शहर याद रखे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सुरेश, पार्टी ऐसी होगी कि न सिर्फ शहर बल्कि हमारा पूरा खानदान पीढ़ियों तक याद रखेगा। उन्हें लगा मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, पर मैं अपनी कसम खा रही थी। अगर आपको लगता है कि परिवार में धोखा सिर्फ फिल्मों में होता है तो आप गलत हैं। कभी कभी अपने ही खून के लोग पानी से भी ज़्यादा फीके निकलते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो हुआ वो उस इंसान के लिए सबक है जो दूसरों के भरोसे बैठा है। सालगिरह का दिन आ गया। शहर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल बुक था। 500 से ज़्यादा मेहमान, नेता, व्यापारी, रिश्तेदार सब मौजूद थे। मैंने अपनी सबसे अच्छी बनारसी साड़ी पहनी थी, वो साड़ी जो विनय ने मुझे हमारी पहली सालगिरह पर दी थी। मुझे पता था कि आज मुझे विनय की हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। स्टेज पर एक बड़ा सा केक काटा गया। सावित्री जी और दीनानाथ जी ने एक दूसरे को माला पहनाई। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर सुरेश ने माइक संभाला। दोस्तों, सुरेश ने ड्रामाई अंदाज में कहा, आज मेरे माता पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन ये दिन अधूरा है हमारी भाभी कावेरी के बिना। उसने मुझे स्टेज पर बुलाया। स्पॉटलाइट मुझ पर आ गई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, गुस्से से। सावित्री जी ने माइक लिया। उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी, निकली आंसुओं के साथ। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। विनय के जाने के बाद इसने बहुत दुख देखे हैं, इस घर की सेवा की, लेकिन हम जानते हैं कि इसका मन अब संसारिक चीज़ों में नहीं लगता। ये रोज मंदिर जाती है, घंटों पूजा करती है, इसलिए हमने सोचा है कि इसे वो शांति दे दीजिए जिसकी ये हकदार है। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। कावेरी, उन्होंने माइक पर जोर से कहा, ताकि आखिरी कोने में खड़ा इंसान भी सुन सके, ये हरिद्वार के एक बहुत बड़े आश्रम का टिकट और वहाँ रहने का इंतजाम है। अब तुझे फैक्ट्री की धूल और घर की चिक चिक से मुक्ति मिलती है। अब तू प्रभु की सेवा कर, तेरा सारा बोझ अब सुरेश उठाएगा। हॉल में वाह वाह होने लगी। लोग कह रहे थे, कितने महान सास ससुर है, विधवा बहू के मोक्ष का इंतजार कर रहे हैं। सुरेश एक थाली लेकर आया जिसमें कुछ कागज थे। भाभी, बस इस ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दीजिए, ताकि आपकी जिम्मेदारियां मैं संभाल सकूं और आप निश्चिंत होकर जा सके। मेरे हाथ में वो टिकट था। मैंने उसे देखा, फिर भीड़ को देखा, फिर मैंने अपनी सास की आंखों में देखा। वहां जीत की चमक थी। उन्हें लगा खेल खत्म हो गया। मैंने धीरे से माइक उनकी उंगलियों से ले लिया। माँ जी, मेरी आवाज़ शांत थी, लेकिन हॉल के स्पीकर ने उसे भारी बना दिया था। आपने मेरे मोक्ष के बारे में इतना सोचा, मुझे रोना आ
रहा है। सावित्री जी मुस्कुराई, अरे पगली ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ सख्त की। एक छोटी सी दिक्कत है, अगर मैं आश्रम चली गई तो रॉयल सिल्क बंद हो जाएगा। सुरेश हंसा, भाभी आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैंने एमबीए किया है, मैं चला लूँगा। मैंने अपनी पर्स से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे प्रोजेक्टर वाले लड़के की तरफ उछाला जिसे मैंने पहले ही समझा रखा था। सुरेश, मैंने कहा, तुम्हें लगता है रॉयल सिल्क मशीनों और ईंट पत्थर से चलता है? स्क्रीन पर देखो। पीछे बड़ी स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज प्रोजेक्ट होने लगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। पिछले 5 सालों में मैंने बोलना शुरू किया। मैंने जितने भी नए डिज़ाइन बनाए हैं वो रॉयल सिल्क के नाम पर रजिस्टर नहीं है, वो कावेरी क्रिएशंस के नाम पर पेटेंट है। और हमारे जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं, सिंघानिया ग्रुप, मेहरोत्रा एक्सपोर्ट्स, उनका कॉन्ट्रैक्ट रॉयल सिल्क के नाम नहीं कावेरी क्रिएशंस के साथ है, जिसका इकलौती मालकिन मैं हूँ। सावित्री जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दीनानाथ जी ने व्हीलचेयर को कसकर पकड़ लिया। मैंने आगे कहा, और हाँ, वो फैक्ट्री जिस ज़मीन पर खड़ी है वो लीज पर थी। इसकी लीज पिछले महीने ख़त्म हो गई थी। तुम लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि तुम लोग पार्टी की प्लानिंग में व्यस्त थे। मैंने उस ज़मीन को कावेरी क्रिएशंस के नाम पर खरीद लिया है। हॉल में फुसफुसाहट शोर में बदल चुकी थी। सुरेश चिल्लाया, ये झूठ है, ये धोखा है पापा, ये सब झूठ बोल रही है। मैंने मुनीम जी को इशारा किया। वो स्टेज पर आए, उनके हाथ में असली कागजात थे। उन्होंने माइक पर आकर सिर्फ इतना कहा, बहू रानी सच कह रही है, कंपनी अब सिर्फ एक खाली खोल है, असली व्यापार और संपत्ति अब कावेरी बिटिया की है। मैंने सावित्री जी की तरफ वो सफ़ेद लिफाफा बढ़ाया। माँ जी, ये टिकट आप रख लीजिए, शायद आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस घर में आप रह रही हैं वो कंपनी के नाम पर है और कंपनी अब मेरी है। सावित्री जी वहीं स्टेज पर धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। जो 100 रिश्तेदार अभी उनकी महानता की तारीफ कर रहे थे, अब वो दबी जबान में बातें बना रहे थे। बूढ़े शेर को बहू ने घर में ही घेर लिया। किसी ने पीछे से कहा, सुरेश मेरी तरफ लपका, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं पुलिस बुलाऊंगा। जरूर बुलाऊं, मैंने कहा, और मैं उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगी जिसमें तुम फैक्ट्री के गोदाम से कच्चा माल चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। पिछले 6 महीने की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मुनीम जी ने सब सहेज कर रखा है। सुरेश बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। उसका राज खुल चुका था। मैंने माइक फिर से हाथ में लिया और भीड़ से मुखातिब हुई। मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आई थी, मैं तो बस खुशी खुशी सालगिरह मनाने आई थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि यह परिवार टूटे, लेकिन जब परिवार ही मुझे कचरा समझकर बाहर फेंकने की साजिश रचे तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि मैं कचरा नहीं, इस घर की रीढ़ की हड्डी हूँ। मैं मुड़ी और दीनानाथ जी के पास गई। मैंने उनके पैर छुए। वो रो रहे थे, शायद शर्मिंदगी से या शायद इसलिए कि उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने गलत घोड़े पर दाव लगाया था। बाबूजी, मैंने धीरे से कहा, मैं आपको घर से नहीं निकालूंगी, आप यहीं रहेंगे, लेकिन अब घर के नियम बदलेंगे। अब इस घर में बहुओं को त्याग की देवी नहीं, इंसान समझा जाएगा। और सुरेश, मैंने सुरेश की तरफ देखा और जो अब नजरें नहीं मिला पा रहा था, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फैक्ट्री में काम करना होगा, मैनेजर बनकर नहीं, सुपरवाइजर के नीचे। 10 से 6 की शिफ्ट और सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी काम करोगे। मैंने अपनी सास के हाथ में वो टिकट वापस रखा। इसकी तारीख बदलवा लीजिए, जब मन की मैल धुल जाए तब वापस आ जाइएगा। मैं स्टेज से नीचे उतरी। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अपमान का नहीं था, ये सम्मान का सन्नाटा था। वो लोग मुझे बेचारी समझ रहे थे। आज उन्होंने एक औरत की ताकत देखी थी। मेहमानों की भीड़ अपने आप में 2 हिस्सों में बट गई मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए। मैं हॉल से बाहर निकली। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मुझे हल्का महसूस हो रहा था। 5 साल का बोझ उतर गया था। मुझे पता था कि कल से चुनौतियां कम नहीं होंगी। घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा, रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन कम से कम अब मैं किसी की दया पर नहीं थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटी तो मुझे विनय का बहुत याद आई। मैंने उनकी तस्वीर उठाकर कहा, तुम्हारी कावेरी अब रोती नहीं है विनय, वो लड़ना सीख गई है। दोस्तों, हम अक्सर रिश्तों के नाम पर चुप रहते हैं। हमें लगता है कि बड़ों का अपमान होगा या समाज क्या कहेगा, लेकिन याद रखिए, जो रिश्ते आपके आत्मसम्मान की बलि मांगे वो रिश्ते नहीं, बेड़ियां हैं। कावेरी ने तो अपनी बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन हमारे समाज में आज भी हजारों कावेरी हैं जो सफ़ेद लिफाफे को चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी अंधेरे में गुजार देती हैं। अगर आपको लगता है कि कावेरी ने सही किया तो कमेंट में स्वाभिमान जरूर लिखें, और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने घर की महिलाओं के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी ताकत का एहसास हो। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।